नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के प्रश्न किस तरह के आएंगे, इस पर एक मॉडल पेपर आप इस वीडियो में देखेंगे और लगभग 4 पार्ट्स में ये सीरीज ख़त्म होगी, जिसमें हम ज्योग्राफी, बायोलॉजी, जितने भी सेगमेंट हैं सभी के थोड़े थोड़े प्रश्न देखेंगे और आप उनका स्तर यहाँ पर देख पाएंगे किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही में ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रश्न उत्तर के साथ में उससे संबंधित जो टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्स हैं इम्पॉर्टेंट, वो यहाँ पर बताए जाएंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और रिपीट करके देखेंगे तो आपको सारे फैक्ट्स लगभग याद हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा के लिए विशेष कर हमने एक टेस्ट सीरीज डिजाइन की है, जिसके बारे में आपको चैनल पर जानकारी दी जा चुकी है। इसमें कुल 11 फुल सिलेबस पर बेस्ड टेस्ट है और 4 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, जिसका डेमो टेस्ट जारी कर दिया गया है। डेमो टेस्ट की पीडीएफ अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो आप इस नंबर पर बात करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या केवल व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको वहां से लिंक और सारा प्रोसेस भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही आप डिकोड एग्ज़ाम का जो एंड्रॉयड ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर से जाकर अगर डाउनलोड कर लें और वहां पर लॉगिन करने के बाद आप इस टेस्ट को जो डेमो टेस्ट है उसको फ्री में अटेम्प्ट कर पाएंगे ऑनलाइन। साथ में ही वहीं से आप इसको पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस तरह के प्रश्न आप आगे देखने जा रहे हैं उसी तरह के प्रश्न आपको हर टेस्ट में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसको टेस्ट से ज़्यादा क्रैश कोर्स कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि हम 15 टेस्ट के माध्यम से आपका जितना भी सिलेबस है उसके सारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं उसको कंटेंट से कवर कर देंगे और प्रॉपर नोट्स आपको हर प्रश्न में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो बहुत सारे भौगोलिक उपनाम होते हैं, तो पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ये कनाडा का एक प्रांत है जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। अब बहुत सारे विश्व के भौगोलिक स्थल हैं जिनके कुछ ना कुछ विशिष्ट स्थान हैं, उनकी कुछ ना कुछ विशिष्ट भौगोलिक विशेषता के कारण। तो हर्मिट किंगडम, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट क्रैब ज़्यादा होते हैं कोरिया में। लैंड ऑफ द मॉर्निंग कॉम, यहाँ पर मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कॉम मतलब शांति होती है, कोरिया इसको कहा जाता है। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीज ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज़ होता है। लैंड ऑफ कंगारू, तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत में पाए जाते हैं। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर, इसको केटो कहते हैं, ये इक्वाडोर में है। होली लैंड यानी पवित्र शहर, ये जेरूसलम जो कि इजराइल में है। ग्रेनाइट सिटी एवरडीन जो स्कॉटलैंड में है। एमराल्ड द्वीप ये आयरलैंड का ही एक नाम है या उपनाम है। नील नदी की देन यानी नील नदी के कारण जिसकी विकास हुआ मिस्र क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी वेनिस इटली। प्लेग्राउंड ऑफ द यूरोप, ये स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। और सूर्योदय का देश हमेशा जापान के लिए यूज होता है। इसी तरह से लैंड ऑफ 1000 लेक्स यानी हजारों झीलों का या झीलों का देश, ये फिनलैंड के लिए कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ये नॉर्वे को कहा जाता है, यानी जहाँ पर मध्य रात्रि का सूर्य उदय होता है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है, क्योंकि जिब्राल्टर जल संधि से ही ये जुड़ता है। पोप का शहर, तो पोप का निवास रोम में होता है। रक्त वर्ण महिला, ये भी संज्ञा रोम को ही दी जाती है। साथ ही में प्राचीन विश्व की सामग्री, पश्चिम का बेबीलोन, इटर्नल सिटी या होली सिटी, ये सभी रोम के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। फिर एंटिलीज का मोती, ये क्यूबा को कहा जाता है। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी क्यूबा को कहते हैं। गगनचुंबी इमारतों का नगर, न्यूयॉर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट, ये सिंगापुर शहर के लिए यूज होता है। क्वेकर सिटी या सिटी ऑफ द ब्रदरली लव, ये फिलाडेल्फिया के लिए। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी, ये शिकागो के लिए होता है यूज।
चीन का शोक, ये हुआंगो नदी को कहा जाता है, जिसका एक अन्य नाम जो है पीली नदी है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड के लिए यूज़ होता है। लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स, ये लाओस के लिए, क्योंकि वहाँ पर हाथी जो है बहुतायत में पाए जाते हैं। फिर लिली का देश कनाडा। हैरिंग पौंडर, ये जो है अटलांटिक महासागर के लिए कहते हैं। संसार या दुनिया की छत, ये पामीर के पठार कहा जाता है, क्योंकि सबसे ऊंचा पठार है ये। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में है। गोरों की कब्र, ये गिनी की तट, जो दक्षिण अफ्रीका में है। लैंड ऑफ केक्स, स्कॉटलैंड के लिए यूज होता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम को कहते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, ये सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए का एक शहर है। स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड, जो इंग्लैंड में है। दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड को जो है उपमा दी जाती है। अंध महाद्वीप, ये अफ्रीका का जो है एक अन्य प्रचलित नाम है। स्वर्णिम पैगोडा का देश, ये म्यांमार को कहा जाता है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। संसार का निर्जनतम द्वीप, ये त्रिस्तान डी कुन्हा। पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है, इसीलिए इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। फॉरबिडन सिटी यानी भुला दी गई सिटी, ये ल्हासा सिटी जो है, जो तिब्बत में है। फिर आंसुओं का प्रवेश द्वार, ये बब अल मंडेव जल संधि या जल मंडूद्वीप को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन। यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन को कहा जाता है। लैंड ऑफ सेटिंग सन, ये ब्रिटेन के लिए यूज होता है। श्वेत नहर, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में जो है। स्मारकों की नगरी, ये वियना ऑस्ट्रिया के लिए यूज होता है। विश्व की फैशन नगरी, ये या फैशन राजधानी भी इसको कहते हैं, पेरिस के लिए। एशिया का पेरिस कौन सा है? थाईलैंड। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आ चुका है ये। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे में उगता है, इसलिए उसके लिए यूज होता है। यूरोप का अखाड़ा, ये बेल्जियम को कहते हैं। यूरोप का मरीज तुर्की को। यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहते हैं, उसकी खूबसूरती की वजह से। विचित्र महादेश या महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और संसार की रोटी भंडार या जो है ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, ये उत्तरी अमेरिका का जो प्रेरीज मैदान है उनके लिए यूज होता है। फिर आगे देखते हैं, सदाबहार शहर, ये क्वीटो के लिए यूज होता है। थाईलैंड ऑफ क्लोब्स, जंजीबार जो कि तंजानिया में है। गॉर्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, ये नटाल के लिए है। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर जल संधि के लिए किया जाता है। पवन चक्की की भूमि नीदरलैंड का उपनाम है। हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, ये श्रीलंका के लिए कहा जाता है। यूरोप का हृदय स्विट्जरलैंड को। अट्टालिकाओं का शहर यानी जहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ये न्यूयॉर्क के लिए यूज होता है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। और सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड क्यूबा, ये इसके लिए यूज होता है। आगे देखते हैं, निषिद्ध शहर ल्हासा को कहते हैं। पवित्र भूमि यरूशलेम को। पिरामिड का देश मिस्र। पूरब का मोती सिंगापुर। पैगोडा का देश म्यांमार, कई सारे रिपीट भी हो रहे हैं इसमें। प्रभात की शांति वाला देश, ये कोरिया। बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश भूटान। सांपों का देश ब्राज़ील को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है इस तरह के वर्षा वन है, उसमें सांप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। 7 पर्वतों का नगर, ये रोम को कहते हैं। एम्पायर सिटी या साम्राज्य शहर न्यूयॉर्क के लिए होता है। सूर्योदय का देश जापान। सोने और हीरो का देश दक्षिण अफ्रीका। स्वर्णिम द्वार का शहर सैन फ्रांसिस्को। तो ये सभी भौगोलिक नाम थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। इसमें हमको कथन पे कौन से सही है ये बताना है। और मझगांव मैगजीन भंडारों के लिए जाना जाता है, तो दोनों ही जो है इससे संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है? डी, यानी ना तो एक सही है ना दो सही है। बालाघाट क्या है? ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में जबलपुर डिवीजन का एक जिला है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से ये जिला अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बालाघाट में देश के कुल मैग्नीज उत्पादन का 80% भाग प्राप्त होता है। यानी जो बालाघाट है ये मैग्नीज से संबंधित है, और यहाँ से प्राप्त होने वाले अन्य पदार्थ तांबा, बॉक्साइट, चूना पत्थर इत्यादि हैं। मध्य प्रदेश में हीरे की प्रसिद्ध खान कौन सी है? मझगांव, जो कि सतना में है। यहाँ पर जो है
976.06 हजार कैरेट हीरे का भंडार होने का अनुमान है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 1958 से ही यहाँ पर प्रतिवर्ष 81,000 कैरेट हीरे का उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? यानी यहाँ पर एक प्रमुख भाषा के रूप में तमिल बोली जाती है। तो इनमें से सिंगापुर जो कंट्री है, यहाँ पर तमिल जो है एक प्रमुख भाषा के रूप में है। तमिल भाषा भारत के तमिलनाडु राज्य, श्रीलंका और सिंगापुर में भी बोली जाती है। तमिलनाडु एवं पुदुचेरी में ये क्या है, राजभाषा है, जबकि श्रीलंका और सिंगापुर की ये जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है या आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राज्यों में प्रमाणित कोयला निश्चय यानी जो है कोयले के जो सर्टिफाइड रिजर्व हैं उसका सही घटता क्रम क्या है? यानी सबसे पहले सबसे ज़्यादा जहाँ पर हो, उसके बाद धीरे धीरे घटता हुआ क्रम। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी ऑप्शन, सबसे ज़्यादा झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल। भारत में कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यहाँ देश में वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 67% जो है पूर्ति करता है। कोयला मंत्रालय के अनुसार देश के प्रमाणित कोयला निश्चयों का भंडार लगभग 319.02 बिलियन टन है। और जो प्रमुख राज्य हैं उनमें क्या स्थिति है आपके सामने लिखी है। सबसे ज़्यादा झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपने भी सुना होगा कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है एक परिप्रशांत पेटी है जो ज्वालामुखी पर्वतमाला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रशांत महासागर। विश्व के ज्वालामुखियों के लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी की इस तटीय श्रृंखला को प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्ति या अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। पूछा जा चुका है रिंग ऑफ फायर कहाँ पर स्थित है। ये पेटी जो है अंटार्कटिका के एरेबस पर्वत से प्रारंभ होकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट के सहारे मुख्यतः एंडीज पर्वतमाला का अनुसरण करती हुई उत्तर अमेरिका के रॉकीज पर्वत के ज्वालामुखियों को सम्मिलित करके पश्चिम तटीय भागों के सहारे अलास्का तक विस्तृत है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत ज्वालामुखी व भूकंपीय श्रृंखला है, इसी के कारण इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस क्षेत्र में विश्व का लगभग 90% भूकंप आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूकंप यहाँ पर आता है। यहाँ पर लगभग 450 ज्वालामुखी हैं, जो विश्व के कुल 75% सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रमुख है इसमें? क्राकाटोवा जो इंडोनेशिया में है, माउंट फ्यूजी जो जापान में है, सेंट हेलेना जो यूएसए में, ये सभी जो है अति सक्रिय ज्वालामुखियों में इनकी गिनती की जाती है। अब ज्वालामुखी की हम बात कर रहे हैं तो ज्वालामुखियों का कई तरह से वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन उनकी सक्रियता और निष्क्रियता के आधार पर जो है ज्वालामुखी प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? जागृत, जिसको एक्टिव वोल्केनोज कहते हैं। दूसरा सुषुप्त या निद्रित ज्वालामुखी, जिसको डॉर्मेंट कहते हैं। तीसरा जो है मृत या शांत, जिसको एक्सटिंक्ट और डेड वोल्केनोज कहते हैं। तो सक्रिय कौन से होते हैं? जिनमें लगातार समय समय पर विस्फोट होता है, लावा, गैस, वाष्प इत्यादि निकलते रहते हैं। तो लगभग जो है विश्व में 500 ज्वालामुखी इस तरह के हैं। इनके प्रमुख उदाहरण जो है पूछे जाते हैं या कभी कभी नाम दे दिया जाता है। ये पूछा जाता है कि किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, लेपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली, अंटार्कटिका का माउंट इरेबस, हवाई द्वीप का मोना लोआ, अर्जेंटीना चिली का ओजस डेल सिलेडो, सिसिली द्वीप का माउंट एटना और अंडमान निकोबार का बैरन, ये सभी जो है क्या है? एक्टिव वोल्केनोज हैं या जागृत वोल्केनोज हैं। फिर सुषुप्त या डॉर्मेंट, ऐसे ज्वालामुखी जो वर्षों से शांत हैं और सोए हुए जान पड़ते हैं, लेकिन उनके सक्रिय या जागृत होने की कभी भी संभावना बनी हुई है, यानी बहुत ही अनिश्चित होता है कि ये कब इनमें विस्फोट हो जाए। तो इस तरह के ज्वालामुखी कौन से हैं? इटली का विसुबियस, इंडोनेशिया का क्राकातोवा, जापान का फ्यूजियामा और अंडमान निकोबार में भी है एक नारकोंडम। फिर मृत या शांत ज्वालामुखी, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट एक बार होने के बाद हमेशा के लिए शांत हो जाता है तो उसे शांत या मृत कहते हैं, जिसमें मतलब सैकड़ों साल से जो है कोई विस्फोट नहीं हुआ है। तो इसके उदाहरण ईरान का जो है कोहलतान एवं देवबंद, म्यांमार का पोपा,
तंजानिया का किलिमंजारो और इक्वाडोर में जो है चिम्बराजो नाम का ज्वालामुखी है जो मृत या शांत ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नीचे दिए गए तथ्यों पर विचार करें। अब ये आपके सामने 5 नदियां हैं, इनमें कौन सी नदियां जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, हमको ये बताना है। तो येरला, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, यानी ये सभी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अब कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियों से क्वेश्चन आते रहते हैं। उपरोक्त सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वरम के निकट दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 27% जो है महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटका में, 29% जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यानी अगर पूछा जाए कभी कि कृष्णा नदी किन किन राज्यों से गुजरती है तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये आपको बताना है। फिर कोयना, येरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, चंद्रप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, ये सभी नदियां जो है इसकी सहायक नदियां हैं, क्योंकि जब काफ़ी लंबाई में कोई नदी होती है तो उसमें सहायक नदियां कई सारी होती हैं। अब इन सहायक नदियों की भी सहायक नदियां होती हैं। तो तुंगभद्रा की सहायक नदी क्या है? हंगरी, और हंगरी को वेदावती नाम से भी जाना जाता है। जल विद्युत परियोजनाओं की दृष्टि से इस नदी का बहुत महत्व है। श्री सैलम बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर 1960 में प्रारंभ हुआ था, जो 1961 में बना, और ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसकी लंबाई 512 मीटर तथा ऊंचाई जो है 145.10 मीटर है, और ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल कैंपोज और लानोज प्रायः पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। ये आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो कैंपोज और लानोस कहाँ पाए जाते हैं? ये दोनों जो है दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल देखेंगे कि कौन से घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल घास के मैदान या सवाना तुल्य मैदान का विस्तार 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में है। ये घास के मैदान मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रदेश की जलवायु सहारा तुल्य तथा भूमध्य सागरीय जलवायु के मध्य होती है, यानी कि बीच का मिला जुला असर होता है उसमें, और वार्षिक तापमान लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये क्षेत्र 10 से 20 इंच वृष्टि यानी वर्षा प्राप्त करते हैं। ये घास के क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। अब सबसे जरूरी यही है क्योंकि इसी तरह से आपके एग्जाम में जो है मिलान में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कैंपोज और लानोज दक्षिण अमेरिका में हो गया, डॉन नाम से ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड अफ्रीका, स्टेपी यूरेशिया और प्रेरी उत्तरी अमेरिका, ये यहाँ पर जो है इसके स्थानीय नाम हुए हैं। अब विश्व के जो प्रमुख जो है घास के मैदान हैं उनका हम डिवीज़न देखते हैं और उनके उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जिसको हम टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं, ये ठंडे प्रदेशों में विस्तृत है। इनके प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? प्रेरी, डाउन्स, वेल्ड, पंपास, स्टेपी जो यूरेशिया में होते हैं। तो ये सभी क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड के उदाहरण हो गए। अब उष्णकटिबंधीय घास मैदान या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन से होंगे? ये जितने भी गर्म प्रदेश हैं इनमें विस्तृत होते हैं। इसमें प्रमुख सवाना, लानोज, दक्षिण में एशिया में पाए जाने वाले स्टेपी, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे स्टेपी जो है यूरेशिया में भी पाया जाता है जो टेम्परेट होता है, और स्टेपी ही जो है दक्षिण एशिया में पाया जाता है, लेकिन ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है। तो नाम से जो है यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है। विश्व के घास के मैदान एक एक करके देखते हैं। सवाना की बात करते हैं। हमने देखा सवाना कैसा है? उष्णकटिबंधीय है। तो यहाँ पहली सेंटेंस यही है कि ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो अफ्रीकी महाद्वीप में संपूर्ण सहारा महास्थल, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका तथा पश्चिम अफ्रीका में विस्तृत है। प्रेरी की बात करते हैं। ये कैसा है? ये टेम्परेट है, शीतोष्ण है, जो संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जिसमें कनाडा, यूएसए और मैक्सिको है इसमें विस्तृत है। पंपास की बात करते हैं तो ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय है यानी टेम्परेट है, और
दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, जिसमें लैटिन अमेरिका भी शामिल है, और मध्य दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से अर्जेंटीना तक ये जो है विकसित हैं। वेल्ड की बात करते हैं, ये कैसे हैं? शीतोष्ण यानी टेम्परेट हैं घास के मैदान, दो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर विस्तृत है और ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के तहत आते हैं। स्टेपी ये संपूर्ण यूरेशिया महाद्वीप पर विस्तृत है। यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया, ये उत्तरी एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान की श्रेणी में आते हैं और दक्षिणी में उष्ण कटिबंधीय। ये सबसे जरूरी है जो आपको याद रखना है, क्योंकि सुमेलन में जो है यहाँ पर गलती हो सकती है। कैनबरी ये न्यूजीलैंड के मैदानों में पाई जाने वाली शीतोष्ण घास के मैदान है। इन घास के मैदानों में घनी व गहरी घास होती है। अब लानोस की बात करते हैं, तो ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, मत्स्यन यानी फिशरीज या फिशिंग से संबंधित जो है निम्न कथनों पर हमको विचार करना है। तो मत्स्यन में सोनार का उपयोग जल के नीचे मछलियों के स्रोतों को पता लगाने के लिए किया जाता है। ये कथन सही है या गलत, इसके बारे में हमको बताना है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। 90% जो मछली समुद्र से और 10% मछली आंतरिक क्षेत्रों में पकड़ी जाती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र जो है 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। यानी तीनों ही कथन जो है सही हैं। तो मत्स्य क्या है? मछली एक प्रोटीन समृद्ध खाद्य होता है जिसमें जो तेल भी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और प्रोटीन तो होता ही है। और अनुकूलन की क्षमता के कारण ये विषुवतीय प्रदेश से लेकर ध्रुवों तक और नदी एवं हिमानी तक जल में सभी तरह के जल में पाई जाती है। सोनार जो तकनीक होती है जिसमें जो है प्रतिध्वनि गंभीरता यंत्र होता है, ये इसका उपयोग जल के नीचे मछलियों के स्रोतों का पता लगाने में किया जा सकता है कि कहाँ पर मछलियाँ जो है ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। ड्रिफ्टर की सहायता से सागर के अपेक्षाकृत गहरे और ट्रैवलर की सहायता से गंभीर सागरीय भाग से मछलियों का दोहन किया जाता है। छिछले समुद्र, प्लैंकटन, पौधों की प्रचुरता, ठंडी एवं गर्म धाराओं का मिलन, प्रशीतन की व्यवस्था और द्रुतगामी यातायात की सुविधा जो है ये फिशरीज जो उद्योग है इसको प्रभावित करते हैं। 90% मछली समुद्र से, 10% मछली आंतरिक यानी जैसे झील है, नदियां हैं, तालाब हैं, इनसे पकड़े जाते हैं। और मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। अब मत्स्य पालन से जुड़ी एक संस्था है, बहुत जरूरी इसके बारे में जानना। मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष, ये भारत में जो है स्थापित हुई 2018 में। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास निगम यानी NCDC और सभी अनुसूचित बैंक इसके लिए प्रमुख ऋणदाता निकाय होते हैं। नीली क्रांति जिसको हम ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं के तहत 2020 तक के लिए निर्धारित 15 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और 8 से 9% तक की सतत वृद्धि दर हासिल करने हेतु मछली उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसके बाद मछली उत्पादन को 22-23 यानी वर्ष 22-23 तक बढ़ाकर लगभग 20 MMT के स्तर तक पहुंचाया जाएगा। तो ये सभी जो है पूरा फिशरीज पे आधारित जो है ये अवसंरचना विकास कोष है, जो कि फंडिंग भी करता है, फाइनेंस भी करता है और साथ में अन्य तरह से सपोर्ट देता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर, या इसको जो है कहीं कहीं पर आप जो है डम्फा भी पढ़ सकते हैं, तो डम्फा या दम्पा जो है टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में। डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, जबकि वर्ष 1994 में से टाइगर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत जो है टाइगर रिजर्व कब शुरू हुआ था? 1973 में। तो इसके अंतर्गत इसको लाया गया। ये मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? 1973 में प्रारंभ हुआ। 1972 में बाघों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि 20वीं सदी के प्रारंभ के 40,000 से घटकर ये 1827 रह गई थी। तो इसी के लिए जो है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। फिर इसके तहत बाघ संरक्षण हेतु एक कार्यबल का गठन किया गया, यानी जो है एक वर्कफोर्स का गठन किया गया
जिसके अंतर्गत ही जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो यह आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन हुआ था अभी, तो उसके बाद भी जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य का 3296.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आंध्र प्रदेश की सीमा में है, और नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य का 2611.39 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है तेलंगाना की सीमा में है, जिसे अब अमराबाद बाघ अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस डिवीजन के बाद भी जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व है। अब टाइगर रिजर्व की बात चली है तो कुछ इससे इम्पॉर्टेंट जो है रीसेंट चीज़ों को भी जानना जरूरी है। सबसे कितने टाइगर रिजर्व हैं, पहली चीज़ भारत में 50 हैं। सबसे नवीनतम कौन सा घोषित हुआ है, 6 सितंबर 2016 को अरुणाचल प्रदेश में जो है कमलांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है, और ये अरुणाचल प्रदेश का तीसरा बाघ अभयारण्य है। 2 अन्य कौन से हैं अरुणाचल में, नामदफा और पक्के बाघ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे सीधे जो है नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है किस राज्य में स्थित है। तो अरुणाचल के 2 कौन से हो गए, नामदफा हो गया, पक्के बाघ हो गया, और तीसरा हो गया कामलांग। फिर इससे पूर्व यानी 49वां कौन सा बना था, ओरांग वांग अभयारण्य। तो ओरांग बाघ अभयारण्य जो है असम में है, जो देश का 49वां बाघ अभयारण्य था। फिर इंटरनेशनल टाइगर डे ये प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है, और एक प्रोजेक्ट सेव है जो भारत और नेपाल के बीच जो है वन जीवन संरक्षण के प्रयासों के रूप में चल रहा है, और ये जुलाई 2010 में प्रारंभ किया गया था। इसका भी उद्देश्य जो है टाइगर का संरक्षण करना है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, आप लोग जानते हैं, और वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित हुआ था। अब यहाँ पर हम जल्दी से देख लेते हैं कि किस किस राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है सुमेलन में या सीधे सीधे आते रहते हैं। तो सतकोसिया और सिमलीपाल ये कहाँ पर हैं, उड़ीसा में हैं। राजस्थान में कौन कौन से हैं, मुकुंद पहाड़ी, सरिस्का और रणथंभौर। और जितने भी टाइगर रिजर्व होते हैं वो वन जीव अभयारण्य तो बट नेचुरल होते ही हैं। फिर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही हैं, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डबरी और सतपुड़ा, ये सभी मध्य प्रदेश के जो है टाइगर रिजर्व हैं। महाराष्ट्र में मेलघाट, पेंच, साबदी, टाडोबा, अंधारी, ये महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, पेंच जो है दोनों ही जगह है, मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में है, दोनों में डिवाइड है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में पेंच है इसका जो है नया नाम जो है इंदिरा प्रियदर्शी राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व है। फिर दम्फा की अभी हमने बात ही की, मिजोरम में है। तमिलनाडु में अन्नामलाई, कलाक्कड़, मुंडुथराई और सत्यमंगलम है। उत्तर प्रदेश में करतनिया घाट का एक्सटेंशन और दुधवा जो है टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड में कॉर्बेट है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा और सुंदरवन है। फिर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम और कवल टाइगर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पखुई और पक्के है। असम में काजीरंगा, मानस और नामेरी, ये 3 जो है टाइगर रिजर्व हैं। बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में कई बार पूछा जा चुका है, अचानकमार, इंद्रावती, उदंती और सीता नदी। झारखंड में पलामू है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। कर्नाटक में बांदीपुर, भद्रा, दंदेलियंसी, नागरहोल, बीआर हिल्स टाइगर रिजर्व, ये सब कर्नाटक में है। और केरल में जो है पराम्बिकुलम और पेरियार, ये 2 टाइगर रिजर्व प्रमुख रूप से स्थापित हैं। तो दोस्तों आज के सेगमेंट में हमने इतने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सारी व्याख्या देखी। इसी तरह से ये सीरीज जारी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।